Hello everyone. A very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So here we are with our another one short lecture of your ecology unit. So आज के इस लेक्चर में हम लोग इकोलॉजी जो है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. हार्डली ये लेक्चर आपका 1 घंटे का होगा और जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग सब कवर करेंगे यहाँ पर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, सबसे पहले एक बात हम यहाँ पर देख लेते हैं. जब भी आप इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हो तो इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे, अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स सपोज ये देबाइनी है, ठीक है. तो इन्होंने अगर ये अपने चारों तरफ देखेंगे तो इनको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स भी दिखेंगे. यहाँ पर इनको बर्ड्स भी दिखेंगे, ठीक है. यहाँ पर इनको अपने जैसे अपनी ही स्पीसीज़ के और भी ह्यूमंस दिखेंगे, ठीक है. लेट्स सपोज यहाँ पर इनको दिख रहे हैं अलका, आरजू, ठीक है. तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं. तो ये क्या है, ये सारे के सारे लिविंग हैं. साथ के साथ में अगर यहाँ पर एक खड़ी हुई है तो यहाँ पर इनको सनलाइट आती हुई भी दिखेगी, ठीक है. टेम्परेचर भी ये फील करेंगे, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इसके बाद में फिर यहाँ पर इनको नीचे जिस पे खड़ी हुई है यहाँ पर मिट्टी भी दिखेगी. तो यहाँ इनको सनलाइट भी दिख रही है, यहाँ इनको टेम्परेचर भी फील हो रहा है, यहाँ इनको मिट्टी भी दिख रही है. तो यानी यहाँ पर इनको बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स यहाँ पर इनको देखने को मिलेंगे. तो अपने इन्वायरमेंट में आप बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स के साथ क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, इंटरेक्ट करते हो, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, अगर आप इकोलॉजी में बात करो तो वो क्या होती है, वो होती है स्पीसीज. जैसे कि आप एक इंडिविजुअल हो तो आप सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल लेवल पे ही बात करेंगे. तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, इंडिविजुअल. क्या होती है, इंडिविजुअल. एक पर्टिकुलर लेट सपोज यहाँ पर एक इंडिविजुअल जैसे आप ही हो, ठीक है. अब आपके जैसे जब बहुत सारे अगर एक साथ इकट्ठा हो गए, बहुत सारे, यानी कि अगर आपको पता है मान लो 150 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, तो वो सारा हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्यों क्यों क्योंकि आपके जैसे ही इंसान है 150 करोड़. तो इंडिविजुअल जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिल जाते हैं सेम ही स्पीसीज के, जैसे आप ह्यूमन हो, तो एक ही स्पीसीज के जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिल जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, उसको बोल देते हैं पॉपुलेशन. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज यानी जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल है, हर एक इंसान अपने अपने आप में इंडिविजुअलिटी रखता है, ठीक है. तो जो बहुत सारे इंडिविजुअल एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, एक ग्रुप में है और सेम ही स्पीसीज के हैं, जैसे अगर आप ह्यूमन हो तो सारे ही 150 करोड़ क्या है आपके ह्यूमन्स ही खड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 150 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्यों, बिकॉज वो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के हैं. सेम स्पीसीज का मतलब क्या है, दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, ठीक है. तो स्पीसीज का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. तो ये क्या कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. पॉपुलेशन क्या होगा, उन सारे इंडिविजुअल का एक समूह जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. फर्टाइल का मतलब क्या है, जो आगे चल के और नए प्रोजेनी बना सकता है, यानी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, वही आपका क्या होगा, पॉपुलेशन होगा. जैसे ह्यूमन का एक पॉपुलेशन होगा, कैट का एक पॉपुलेशन होगा, डॉग का एक अलग पॉपुलेशन होगा, है ना. लेकिन आप जिस एरिया में आप रहते हो तो आपको अपने आसपास ह्यूमंस भी दिखेंगे, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमंस भी आपको अपने आसपास दिखेंगे. ये ह्यूमन का पॉपुलेशन है. आपको अपने आसपास बहुत सारे चूहे भी दिखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे चूहे भी हैं, तो चूहों का अपना पॉपुलेशन रह रहा है.
आपको बहुत सारे डॉग भी दिखेंगे, ठीक है, आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे, डॉग भी दिखेंगे। तो डॉग का अपना एक पॉपुलेशन है। तो आप जिस एरिया में रह रहे हो आपको बहुत सारे डॉग्स, बहुत सारे रैबिट्स, बहुत सारे कैट सब दिख रहे हैं, यानी कि ये क्या है, कम्युनिटी है। क्या है ये, कम्युनिटी। जैसे आप किसी भी सोसाइटी में आप अगर रहते हो तो कोई भी, जैसे बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जहाँ पर सोसाइटीज़ होती हैं ना, तो सोसाइटी जैसे आप अगर जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा मोस्ट ऑफ द पीपल देखते होंगे, तो वहाँ पर एक सोसाइटी है। तो सोसाइटी में आप देख रहे हो क्या कि अलग अलग रीजन से लोग आए हुए हैं, ठीक है, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई यूपी से, यानी सबका अलग अलग रीजन है, अलग अलग कम्युनिटी से हैं, लेकिन रह कहाँ रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, इस चीज़ को बोलेंगे कम्युनिटी, की अलग अलग पॉपुलेशन है लेकिन एक जगह रह रही है, ठीक है। अलग अलग पॉपुलेशन जब एक जगह रहती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, उसको बोल देते हैं हम लोग कम्युनिटी। क्लियर। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग रीजन से आए हुए लोग रह रहे हैं। तो वैसे ही ह्यूमन का पॉपुलेशन, डॉग का पॉपुलेशन, कैट का पॉपुलेशन एक साथ एक इन्वायरमेंट में रह रहा है, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी, ठीक है। इसका अगर आप लिखोगे तो डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर, डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जब कम्युनिटी जो है एक ही इकोसिस्टम, अब यहाँ पर इकोसिस्टम कंडीशन अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर एक जैसा ये फील करेंगे, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सनलाइट एक ही जैसी पड़ेगी, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी रहेगी, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका इकोसिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इस तरीके से एक, अगर पूछा जाए तो किस लेवल से स्टार्टिंग होती, तो इंडिविजुअल लेवल से स्टार्टिंग होती है, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से आपका बायोम इकोसिस्टम का, यहाँ पर इस तरीके से ये आपकी हायरार्की होती है। हायरार्की से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहीं से आपको स्पीसीज भी क्लियर हो गया होगा। स्पीसीज क्या होता है, वो इंडिविजुअल, जैसे एक ये ह्यूमन है, एक ये ह्यूमन है, वो इंडिविजुअल जो आपस में रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज स्पीसीज। और स्पीशिएशन क्या होता है, स्पीशिएशन का मतलब होता है दो अलग अलग स्पीसीज हैं। स्पीशिएशन का मतलब क्या, दो अलग अलग स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर मान लो ये एक डॉग है, ठीक है, ये एक कैट है, दे कांट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो यानी कि ये अलग अलग स्पीसीज हैं। तो स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है, टू डिफरेंट स्पीसीज दैट आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्पीशिएशन। सो आई थिंक ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So let's move on our next topic, that is the type of species. So I hope now you are familiar with the terminology that is species. तो species जो term है इससे आप familiar हैं। species का मतलब क्या है, individual of same species that are able to reproduce and they have the ability to produce a fertile offspring. All right. So now we are going to discuss about the type of a species. So there are several type of a species, that is dominant species, keystone species, indicator species, endemic species, invasive species, flagship, umbrella and foundational species. इसके अलावा बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होता है, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज क्या होता है, इवोल्यूशनरी स्पीसीज क्या होता है, इकोलॉजिकल स्पीसीज क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो डोमिनेंट स्पीसीज क्या होता है, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो इस ग्राफ में आपको 4 स्पीसीज दिखाई गई हैं। कीस्टोन स्पीसीज दिखाई गई है, डोमिनेंट स्पीसीज दिखाई गई है, रेयर स्पीसीज दिखाई गई हैं एंड कॉमन स्पीसीज दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ को, अगर आपको रीड करना आता है तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया आपको, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज। ये जो लिखा हुआ है दैट इज रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्पीसीज, कि ये जो स्पीसीज हैं इनका इम्पैक्ट कितना होगा, ये आपको वाई एक्सिस पे शो किया गया है। और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, बायोमास ऑफ स्पीसीज। यानी ये बताना क्या चाहते हैं, बायोमास का और उस स्पीसीज का इम्पैक्ट कितना होगा, क्या रिलेशन है, यानी नंबर, स्पीसीज का नंबर कितना है और उतने नंबर पे उसका इम्पैक्ट क्या है आपके इकोसिस्टम पे, ये चार्ट आपको ये बताना चाहता है।
इसलिए एक्स एक्सिस पे इन्होंने बायोमास, बायोमास काइंड ऑफ आप देख सकते हो नंबर, वेट, ठीक है, बायोमास इस तरीके से पता कर सकते हो। पॉपुलेशन का साइज, अगर एक वर्ड में अगर मैं बोलूं बायोमास को तो पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज यानी पॉपुलेशन का नंबर कम है या ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज कह लो, पॉपुलेशन नंबर कह लो, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके इकोसिस्टम पे, ये आप यहाँ डिस्कस कर रहे हो इस ग्राफ में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कीस्टोन स्पीसीज को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हायर लेवल ऑफ इम्पैक्ट शो कर रहा है। वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, इम्पैक्ट, और एक्स एक्सिस पे क्या है, लो नंबर ऑफ बायोमास, यानी कीस्टोन स्पीसीज को अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं आपको शो करूं यहाँ पर ये चीज, तो ये देखिए आप, ये देखो यहाँ पर कीस्टोन स्पीसीज का इम्पैक्ट हाई है, लेकिन अगर यहां से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो इसका जो साइज है वो कम है, यानी कम नंबर में होने के बावजूद, कम नंबर में ये प्रेजेंट होती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होता है। यानी कीस्टोन स्पीसीज जो है इसका नंबर क्या है, कीस्टोन स्पीसीज का पॉपुलेशन साइज या नंबर कम होगा, ठीक है, नंबर कम होगा और इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो यहां पर कैसा रिलेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को शो करता है, यानी इसको आप डिसप्रोपोर्शनल रिलेशनशिप भी बोल सकते हो। और इसी एक वर्ड से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, और यही एक वर्ड आपको हिंट होता है क्वेश्चन में कि कीस्टोन स्पीसीज है, बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ कीस्टोन स्पीसीज इज डिसप्रोपोर्शनल टू इट्स अबंडेंस। ओके, and the example of keystone species are elephant, apex predator and disease vector। ये आपके keystone species के एग्जाम्पल है। ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसा नहीं है ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप फूड चेन देखते हो तो जो टॉप लेवल के आपके प्रीडेटर्स होते हैं वो आपके कीस्टोन स्पीसीज कहलाते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर, अगर और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरा ग्राफ में ही देखिए डोमिनेंट स्पीसीज। सो डोमिनेंट स्पीसीज अगर आप देखोगे तो इसका जो रिलेटिव बायोमास है, बायोमास का मतलब क्या है, पॉपुलेशन का नंबर या साइज। तो पॉपुलेशन का नंबर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर हाई नंबर दिखेगा। और अगर यहाँ पर इम्पैक्ट देखना चाहें हम लोग, रिलेटिव इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट भी क्या है, हाई है। यानी जब इसका नंबर ज़्यादा होगा, जब नंबर ज़्यादा होगा तभी इम्पैक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पॉपुलेशन का नंबर जितना ज़्यादा होगा, जितना हाई अबंडेंस में होगा, जितना नंबर ज़्यादा होगा, अगर हाई अबंडेंस है तो इसका मतलब क्या है, हाई इम्पैक्ट शो करेगा। यानी कि इम्पैक्ट ऑफ दिस स्पीसीज इज प्रोपोर्शनल टू इट्स अबंडेंस, दैट इज डोमिनेंट स्पीसीज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस तरीके से कीस्टोन स्पीसीज और डोमिनेंट स्पीसीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट से आपको चीजें क्लियर हो गई, दैट कीस्टोन स्पीसीज का नंबर कम होता है तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जबकि डोमिनेंट स्पीसीज का नंबर ज्यादा होगा तो ही इम्पैक्ट ज्यादा होगा। सो डोमिनेंट स्पीसीज का बायोमास और इम्पैक्ट के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, जबकि कीस्टोन स्पीसीज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। ओके, तो यहां पर एग्जाम्पल क्या है डोमिनेंट स्पीसीज का, एंटीलोप, थॉर्न ट्रीज एंड एंट। नेक्स्ट आता है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज क्या है, रेयर स्पीसीज में आपके फंगस आ जाते हैं, स्प्रिंग फ्लावर आ जाते हैं, बटरफ्लाई आ जाते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इनका बायोमास का नंबर कम और इम्पैक्ट भी क्या, इम्पैक्ट भी कम। सो वो स्पीसीज जिनका नंबर भी कम है और इम्पैक्ट भी कम है, ठीक है, नंबर भी कम और इम्पैक्ट भी कम। डोमिनेंट स्पीसीज क्या है, हाई अबंडेंस हाई इम्पैक्ट। डोमिनेंट स्पीसीज क्या है, हाई अबंडेंस, नंबर ज्यादा, हाई इम्पैक्ट, दैट इज डोमिनेंट स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज क्या है, लो अबंडेंस हाई इम्पैक्ट। अगर आपको ग्राफ रीड करना आता होगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जा रहे होंगे, हाई इम्पैक्ट। जबकि अगर आप देखोगे रेयर स्पीसीज को, सो लो नंबर एंड लो इम्पैक्ट। और कॉमन स्पीसीज का अगर आप देखोगे तो यहां क्या दिख रहा है आपको, हाई इन नंबर, हाई इन अबंडेंस बट लो इम्पैक्ट।
ओके, तो यहाँ से आपको इस ग्राफ से आपको 4 स्पीसीज जो हैं क्लियर हो गई। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डोमिनेंट स्पीसीज जो होती हैं आर द स्पीसीज दैट आर सो अबंडेंट दैट दे हैव द बिगेस्ट बायोमास ऑफ एनी कम्युनिटी मेंबर, यानी डोमिनेंट स्पीसीज का जो बायोमास नंबर होता है, पॉपुलेशन साइज होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एंड रिमूवल ऑफ द डोमिनेंट स्पीसीज कैन रिजल्ट इन डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, अगर आप कहें बायोडाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता, ठीक है। तो अगर आप रिमूव कर दे तो डोमिनेंट स्पीसीज को, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कीस्टोन स्पीसीज को आप रिमूव कर दो या डोमिनेंट स्पीसीज को अगर आप रिमूव कर दो तो क्या बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? तो आप अगर कीस्टोन स्पीसीज या डोमिनेंट स्पीसीज को रिमूव करते हो तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्स तरीके से अलग अलग, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है। और अगर आप कीस्टोन स्पीसीज को, डोमिनेंट स्पीसीज को अगर हटा ही दोगे आप, तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीसीज में सबसे पहले कीस्टोन स्पीसीज यहाँ दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि इट इज अ स्पीसीज हुज एडिशन टू और लॉस फ्रॉम एन इकोसिस्टम लीड टू मेजर चेंज इन अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन अनदर स्पीसीज। यानी कीस्टोन स्पीसीज का होना और ना होना दोनों का ही इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर कीस्टोन स्पीसीज अगर नहीं है तो आपका इकोसिस्टम पूरा ही डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि जब टॉप प्रेडेटर ही नहीं होगा तो पूरा फूड चेन हिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि कीस्टोन स्पीसीज का नंबर कम होता है, तो जब भी आप अगर आप देखोगे, अगर आपने फूड पिरामिड देखा होगा तो इस तरीके से होता है, सबसे टॉप वाले का नंबर कम होता है। तो टॉप प्रेडेटर ही ज़्यादातर टाइम क्या होते हैं, यहाँ पे कीस्टोन स्पीसीज होते हैं। अगर आप इनको हटा दोगे तो इनका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा, पूरा इकोसिस्टम आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है। इंडिकेटर स्पीसीज को आप सेनेटियल स्पीसीज भी कहते हो, सेंटिनल स्पीसीज भी कहते हो। इंडिकेटर का मतलब है इंडिकेट कर रहे, इंडिकेट क्या कर रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट कितना क्लियर है, इन्वायरमेंट आपका साफ है कि नहीं है, वो ये यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। सो इट इज़ द वन हुज प्रेजेंस एंड एब्सेंस रिफ्लेक्ट द इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक चार्ट में आपको सारी ही स्पीसीज के बारे में बताया गया। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होते हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होते हैं, चूजन टू रिप्रेजेंट अ इन्वायरमेंटल केस सच एज इकोसिस्टम इन नीड ऑफ कंजर्वेशन। जैसे अगर आप देखते हो, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट अगर आपकी आती है टीवी में किसी भी प्रोडक्ट की, तो उस एक इंसान को लेके आया जाता है उस एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए जिसको आप जानते हो, है ना। तो वैसे ही फ्लैगशिप स्पीसीज भी होती हैं, यानी हम रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब वो स्पीसीज जिनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए चूज कर रहे हैं। तो हम किसको चूज करेंगे अगर हमें किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, किसी जाने माने चेहरे को। जैसे अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो तो आपको जनरली बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर ही देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको जानते हो। बहुत रेयर टू रेयर केस में होगा कि कोई नॉर्मल इंडिविजुअल किसी एड को कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसी चेहरे को पिकअप करते हैं, उसी से ऐड करवाते हैं जिसको सब लोग जानते हैं, तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा उस चीज़ का। वैसे ही इन्वायरमेंट में भी हम लोग किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस एक स्पीसीज को यहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि आपकी क्या है, जिसको सब जानते हैं और बहुत जो कह सकते हो काइंड ऑफ बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो वही आपकी फ्लैगशिप स्पीसीज होती है। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है, कीस्टोन स्पीसीज आपकी ज़्यादातर नंबर में कम होती है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इनका एडिशन और लॉस आपके इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। इंडिकेटर स्पीसीज क्या करते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज आपके इन्वायरमेंटल हेल्थ को बताते हैं कि इन्वायरमेंटल कैसा है। एग्जाम्पल के लिए लाइकेंस हो सकते हैं। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होगा और वो डायरेक्टली किसी दूसरे स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं, दे आर नेटिव टू अ सिंगल स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। नेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आप हरियाणा के रहने वाले हो और आप आके रह रहे हो कहीं जैसे साउथ में आके रह रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, हम नेटिव, हमारा नेटिव प्लेस क्या है, हरियाणा। अगर आप यूपी के रहने वाले हो और कहीं और जगह तमिल कहीं पर ओडिशा में जाके रह रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या बोलोगे, हमारा नेटिव प्लेस क्या है, यूपी। और यूपी में भी फॉर एग्जाम्पल आप रह रहे हो कन्नौज के, तो आप क्या बोलोगे, हमारा नेटिव प्लेस है कन्नौज। तो वही चीज़ है कि दे आर नेटिव टू अ सिंगल स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी इनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहाँ ये रहते हैं, दे आर नेटिव टू सिंगल स्पेसिफिक, एक ही स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे रहेंगे, सच एज आइलैंड, स्टेट, नेशन, कंट्री और अदर डिफाइंड जोन। अ रेयर ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर अ स्पीसीज दैट इज एंडेमिक इज प्रीसेंसिटिव स्पीसीज दैट आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है।
यानी कि एंडेमिक स्पीसीज वो होते हैं जो इनका एक पर्टिकुलर डिफाइंड नेटिव एरिया होता है जहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेस्टर्न घाट जो है, लायन टेल मैक्यू, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ लिए गए हैं। इनको आप देख लीजिएगा कि ईस्टर्न हिमालय में रेड पांडा आपको मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर इनका जोनर होता है जहाँ पर ये रहेंगे, ठीक है, नेटिव प्लेस में ही रहते हैं और वो भी डिफाइंड नेटिव प्लेस पे। इन्वेसिव स्पीसीज क्या होते हैं? इन्वेसिव स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो कि नॉन नेटिव जगह पर जाके रहने लग जाते हैं, यानी ये रहने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल यूपी के, लेकिन कहीं और जाके रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहने लगे ओडिशा में, तो ओडिशा में रह रहे हैं ये, और वहां पर जाके क्या कर रहे हैं, ये हार्म क्रिएट कर रहे हैं वहां के लोगों को, ठीक है, हार्म कर रहे हैं। तो कोई भी, क्योंकि इनका नेटिव प्लेस तो यूपी है, आके रहने लगे ओडिशा में, यानी नॉन नेटिव प्लेस में रह रहे हैं अब, और नॉन नेटिव प्लेस में आकर ये वहां के लोगों को हार्म कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वेजिव स्पीसीज, दैट द स्पीसीज दैट आर लिविंग इन नॉन नेटिव प्लेस एंड हार्म द पर्टिकुलर एरिया, स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो इन्वेसिव स्पीसीज को आप एक्सोटिक स्पीसीज, फॉरेन स्पीसीज, इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, बहुत सारे नामों से इनको जानते हो, जो कि आपकी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दोनों तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकती है। इन्वेसिव स्पीसीज आपकी कुछ भी हो सकती है, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई फंगस, कोई माइक्रोब, कुछ भी हो सकता है। और वंस इंट्रोड्यूस दे मल्टीप्लाई सो रैपिडली। मल्टीप्लाई रैपिडली क्यों करते हैं? इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है मोस्टली एसेक्सुअल होता तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन मोस्टली जिसको ये फेवर करते हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। आर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन की। आर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? मोस्टली सेमल पैरस होते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा है, यानी लाइफ टाइम में एक ही बार बच्चे पैदा करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर में पैदा कर देंगे, ठीक है। एज वेल एज क्या होता है, तो मल्टीप्लाई सो रैपिडली। और जैसे ही ये प्रोड्यूस करेंगे ऑफस्प्रिंग को, वो क्या करते हैं, इनका जो डाइवर्सिफिकेशन रेट होता है, इनका डिस्पर्सल जो रेट होता है वो भी बहुत हाई होता है। तो इन्वेसिव स्पीसीज क्या करते हैं, आपके बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसे क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल है लेंटाना, फॉल आर्मी वोम एंड यूक्लैप्टस, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होता है, जिसको आप रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हो। ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, इसके अलावा फॉर वल्नरेबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस और डिस्टनिंग, इन सब चीज़ों के लिए इनको यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पांडा देखोगे तो पांडा को सब जानते हैं, ठीक है। तो बहुत उन स्पीसीज को आप यूज़ करते हो यहाँ पर जो बहुत अट्रैक्टिव होंगे। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होते हैं, सिलेक्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम। पूरे इकोसिस्टम को आपने कंजर्वेशन, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम किसी एक स्पीसीज को आप सिलेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल टाइगर को, जाइंट पांडा को आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो एंड फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके बाद आता है फाउंडेशनल स्पीसीज। क्या होते हैं फाउंडेशनल स्पीसीज? इज अ डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम बोथ इन टर्म ऑफ अबंडेंस एंड इन्फ्लुएंस। तो फाउंडेशन स्पीसीज क्या होते हैं? फाउंडेशन स्पीसीज जो होते हैं वो आपके डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर, और वो भी क्या, डोमिनेंट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट स्पीसीज एंड फाउंडेशनल स्पीसीज। तो डोमिनेंट स्पीसीज में तो क्या आता है, जब हाई अबंडेंस होगा, हाई इंपैक्ट होगा, जबकि फाउंडेशनल स्पीसीज में हम प्राइमरी प्रोड्यूसर को लेंगे जिसका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, बोथ इन टर्म ऑफ अबंडेंस और इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो पूरा डिट्टो आपका डोमिनेंट स्पीसीज जैसा ही आपको दिखेगा यहाँ पर, लेकिन डिफरेंस क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर आप यहाँ पर ले रहे हो, दैट इज डोमिनेंट इन स्पीसीज। डोमिनेंट इन स्पीसीज का मतलब क्या है, अबंडेंस इज हाई एज वेल एज इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो हाई। इट इज अ स्पीसीज दैट क्रिएट अ मेंटेनेंस और इकोसिस्टम। एग्जाम्पल आता है इसका केल्प फॉरेस्ट एंड कोरल इन कोरल रीफ। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 4 डिफरेंट स्पीसीज के कॉन्सेप्ट यहाँ दिए गए हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या आता है, तो जहाँ पर भी आपको फर्टाइल, इंटरब्रीडिंग ऐसे टर्म अगर आपको दिखे तो वो आपको बायोलॉजिकल स्पीसीज होगा। बायोलॉजिकल स्पीसीज का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकली आप कैसे स्पीसीज को अलग अलग कर लेते हो, कैसे उसको स्पीसीज एक स्पीसीज में इंक्लूड करते हो, और कैसे बोलते हो ये अलग स्पीसीज है। डिपेंड करता है कि वो ब्रीड कर पा रहे हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, नहीं कर पा रहे तो वो अलग अलग स्पीसीज हैं। तो बायोलॉजिकल बेसिस पे हम इस तरीके से स्पीसीज को डिफाइन करते हैं। फाइलोजेनेटिक स्पीसीज हम लोग किस तरीके से देखते हैं, फाइलोजेनेटिक स्पीसीज के लिए हम लोग आपका मोलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं। इवोल्यूशनरी स्पीसीज में क्या होता है, इवोल्यूशनरी स्पीसीज में हम लोग, अगर आप इवोल्यूशनरी स्पीसीज अगर कभी आप लोगों ने अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स देखी होगी तो आपने वहाँ पर फाइलोजेनेटिक ट्री, इवोल्यूशनरी ट्री आपने देखे होंगे जिसमें एंसेस्टर इनके बारे में आप जानते हो। इकोलॉजिकल स्पीसीज, इकोलॉजी में आप बेसिकली हैबिटेट यानी कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, तो नीश, हैबिटेट, इन्वायरमेंट, इनके बेस पर आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो अलग अलग स्पीसीज को।
अब बात करते हैं हैबिटेट क्या होता है और नीश क्या होता है। हैबिटेट वो एक एरिया होता है जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, और नीश किस तरीके से वो अपनी लाइफ स्पेंड करता है इसके बारे में बताता है। यहाँ पर जो इकोलॉजिकल नीश का जो कंसेप्ट है, जो मोस्ट फेवरेबल हम लेते हैं, वो हंटिंगटन ने दिया था, जिसमें उन्होंने एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम के बारे में बात की थी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके अबायोटिक, बायोटिक, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे आपके पीएच, टेम्परेचर, जो कि आप पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को। नीश आपकी दो तरीके की होती है, फंडामेंटल और रियलाइज्ड नीश। फंडामेंटल नीश अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका ड्यू टू अबायोटिक फैक्टर्स होती है, ठीक है, मतलब कोई भी आप यहाँ पर ये प्रिडेशन, कॉम्पिटिशन को इंक्लूड नहीं करते हो। तो फंडामेंटल निश आपके हाइपोथेटिकल होती है, लार्ज होती है, कोई इंटरफ्रेंस नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता। बेसिकली आप केवल एबायोटिक फैक्टर्स को यहाँ इंक्लूड करते हो। जबकि जो आपकी रियलाइज्ड निश होती है, यहाँ पर आप बायोटिक फैक्टर्स, यानी कि अगर आपकी दो अलग अलग स्पीसीज रह रही हैं तो उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा निश के लिए, ठीक है, फूड के लिए कंपटीशन होगा, स्मॉल होता है रियलाइज्ड निश। इसके अलावा इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और ये बेसिकली आपका प्रेडेशन, कंपटीशन, मतलब एक रियलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। रियलाइज्ड निश इज ऑलवेज स्मॉलर देन फंडामेंटल निश। अगर इस तरीके से आपको ग्राफ दिया गया है, एक क्वेश्चन भी आया था आई थिंक 2023 में, इस तरीके से ग्राफ दिया गया था, और उसके बाद में फिर एक इस तरीके से दिया गया था, यहाँ पर क्यू पी आर कुछ इस तरीके से दिया गया था, और पूछा गया था कौन सा फंडामेंटल नीश है। तो फंडामेंटल नीश इज ऑलवेज लार्जर देन रियलाइज्ड नीश। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर लार्ज यहाँ दिखेगा आपको तो क्यू वाला दिखेगा, तो क्यू वाला आपका फंडामेंटल नीश होगा। बाकी पी और आर छोटे छोटे हैं तो दोनों रियलाइज्ड नीश होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा फंडामेंटल है, कौन सा रियलाइज्ड है। तो अगर आपको इस तरीके से अगर चीजें दे दी जाती हैं, जैसे देखो इस तरीके से आपको ग्राफ ये यहाँ पर दिया गया था, 2023 में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पर लिख दिया था इन्होंने पी क्यू आर, और यहाँ ऑप्शंस दिए थे आपको, जैसे क्यू फंडामेंटल नीश, पी रियलाइज्ड नीश, एक ऑप्शन ये था, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन था इस तरीके से। सेकंड ऑप्शन लेट सपोज यहाँ था, पी और आर दोनों को ही लिखा गया था, पी को दे दिया था फंडामेंटल नीश और आर को दे दिया था रियलाइज्ड नीश, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन थे। तो मैंने क्या कहा अभी, दैट फंडामेंटल नीश इज ऑलवेज लार्जर देन रियलाइज्ड नीश। ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है। फंडामेंटल नीश जो है ये हमेशा बड़ा होगा आपका रियलाइज्ड नीश पे, क्योंकि फंडामेंटल नीश आपका हाइपोथेटिकल नीश है। हम तब इसको अज्यूम करते हैं जब कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रेडेशन नहीं है, बस एबायोटिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। जबकि रियलाइज्ड नीश में हम देखते हैं कि दो स्पीसीज अगर साथ में रह रही हैं तो खाने के लिए भी लड़ाई करेंगी वो, ठीक है। तो ये रियलाइज्ड निश हमेशा छोटा होता है। तो अगर इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो मेरे को लग रहा है, मुझे तो क्यू वाला ही एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया को क्यू नाम दिया गया है, तो सबसे बड़ा क्यू वाला है। तो क्यू वाला क्या होगा आपका, क्यू जो है आपका, दिस वन इज योर फंडामेंटल निश, दिस वन इज योर फंडामेंटल निश, and P and R both are smaller than Q, so these two are realized niche, right? तो यहाँ पर इसी से आपका आंसर जो है फर्स्ट वाला हो जाता। और इस एक कॉन्सेप्ट से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया, फंडामेंटल निश इज ग्रेटर देन रियलाइज्ड निश, ये लाइन आप रट लो, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप देखिए ये जो निश है यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 3 और 4 वाला जो रीजन है दोनों को पसंद है ये, ठीक है, ये यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है। तो अगर कोई एक चीज़ है, मान लो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में टीवी है, ठीक है, आपको अज्यूम करने के लिए बता रही हूँ, तो पी और आर दोनों टीवी के लिए फाइट करेंगे, मुझे भी टीवी देखना है, मुझे भी टीवी देखना है, तो दोनों फाइट करेंगे। तो फाइट करेंगे तो एक हारेगा, एक एक्सक्लूड होगा। तो यहाँ पर क्या है, किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए
क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। और कंपटीशन अगर होगा तो एक जीतेगा और एक हारेगा। कंपटीशन कई बार पूछा जाता है, क्या है कंपटीशन, नेगेटिव नेगेटिव एंटिटी है। नेगेटिव नेगेटिव एंटिटी का मतलब क्या होता है कि दोनों को ही फर्क पड़ेगा, दोनों का ही टाइम भी कंज्यूम होगा, दोनों की एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। बेशक एक जना जीत जा रहा है, लेकिन दोनों का टाइम भी जा रहा है और दोनों की एनर्जी भी इन्वेस्ट हो रही है। तो नेगेटिव नेगेटिव लिया गया है यहाँ पर, किसी एक को फायदा नहीं हो रहा, दोनों की एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिसोर्स, फॉर एग्जांपल टीवी को देखने के लिए पी और आर के बीच में ये एरिया ओवरलैप है, तो दोनों के दोनों लड़ाई करेंगे, एक जना जीतेगा। फॉर एग्जांपल पी वाला जीत गया तो आर वाला क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, हट जाएगा। तो कंपटीशन हुआ और कंपटीशन की वजह से एक जना यहाँ से बाहर हो गया, सो दैट इज कॉल्ड कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये दिया था गोज ने, इसको गोज लॉ भी कहा जाता है। इनका कहना क्या था कि किसी एक रिसोर्स के लिए जो आपकी स्पीसीज हैं वो क्या करेंगी, वो कॉम्पीट करेंगी, और कंपटीशन की वजह से एक स्पीसीज आपकी एक्सक्लूड होगी, बाहर होगी। तो इसी को उन्होंने नाम दे दिया था कंपटीशन एक्सक्लूजन, की लड़ाई की वजह से, कंपटीशन की वजह से एक्सक्लूजन हो रहा है, एक्सक्लूड हो रही है, बाहर हो रही है एक स्पीसीज। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्योंकि इसको दिया था गोज ने ये टर्म, तो इसलिए इसको गोज लॉ भी कहा जाता है। और कंपटीशन होने का कारण क्या है, कोई रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। फर्टिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए फाइट कर सकते हैं, मेटिंग के लिए फाइट कर सकते हैं। तो फाइट करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर मान लो कि कंपटीशन की वजह से एक स्पीसीज बाहर जा रही है, तो पी और आर दोनों ने बैठ के सोचा कि भाई कुछ समझौता कर लेते हैं। थोड़ा इसको समझा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन रहता ही रहता है इस नीश और हैबिटेट वाले से। तो एक चीज क्लियर हो गई हमें कि नीश क्या होती है। एक ऑर्गेनिज्म जहां रहता है दो तरीके की होती है, फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड नीश। अगर पूछा जाए कौन सी ग्रेटर देन होती है, सो फंडामेंटल नीश इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियलाइज्ड नीश। फंडामेंटल नीश में कोई भी कंपटीशन नहीं होता, हम ये सपोज करके चलते हैं, केवल एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड करते हैं, कोई एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करता किसी भी रिसोर्स के लिए। सो फंडामेंटल नीश हम लेके चलते कि एरिया बहुत लार्ज है, बड़ा एरिया है। जबकि रियलाइज्ड नीश में हम लोग कंपटीशन और प्रीडेशन लेते हैं कि कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो यानी दो स्पीसीज क्या करेंगे, आपस में फाइट करेंगे, यानी इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के एरिया में। किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये स्मॉल होता है, यानी कि एक ही घर में दो स्पीसीज रह रहे हैं और एक ही जगह अगर ये रहेंगे, एक ही नीश है, एक ही कमरे में दो भाई बहन रह रहे हैं, तो टीवी के लिए, बेड के लिए, ठीक है, रिमोट के लिए, हर चीज के लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे। फंडामेंटल नीश का कहना है मान लो दो बहन भाई हैं, एक अलग रूम में रह रहा है, एक अलग रूम में, तो ना टीवी के लिए फाइट होगी ना रिमोट के लिए फाइट होगी। लेकिन फंडामेंटल रियलाइज्ड नीश क्या कहता है, एक ही जगह दो स्पीसीज रह रही हैं, तो ये एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं, तो इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक दोनों कॉम्पिटिशन या देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपटीशन होने की वजह से एक एक्सक्लूड होगा, एक जना जीतेगा, तो यहाँ से एक लॉ आ गया था, कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दैट इज गिवन बाय गोज। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये दो स्पीसीज ने सोचा, मान लो पी और आर दो स्पीसीज हैं, पी है और आर है, तो इन्होंने सोचा कि हम दोनों एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। पी ने बोला आर को मुझे नहीं लड़ना, आर ने बोला मुझे भी नहीं लड़ना, तो दोनों ने बोला समझौता कर लेते हैं। क्या समझौता कर लेते हैं, पी ने बोला कि भाई तू मॉर्निंग में टीवी देखा कर, और आर ने बोला कि मैं इवनिंग में देखूंगा टीवी, ठीक है। तो दोनों ने समझौता कर लिया, रिसोर्स को क्या कर लिया, पार्टीशनिंग कर ली, बंटवारा कर लिया कि एक मॉर्निंग में देखा कि एक इवनिंग में। तो कंपटीशन की वजह से जो एक्सक्लूड हो रहे थे, तो कंपटीशन एक्सक्लूजन जो हो रहा था, इस कंपटीशन एक्सक्लूजन को अवॉइड करने के लिए क्या किया, दोनों ने रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया, रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया कि मैं एक अलग टाइम पे खाऊंगा, तू अलग टाइम पे खाना, मैं अलग टाइम पे टीवी देखूंगा, तू अलग टाइम पे टीवी देखना। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से क्या हो गया, कंपटीशन नहीं हुआ, कंपटीशन बंद हो गया, नीश ओवरलैप नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि दोनों अलग अलग स्पीसीज बन जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाता है, यानी कि
कैरेक्टरिस्टिक्स भी कई बार स्पीसीज के क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाता है। सो कंपटीशन का कारण क्या था, जब इनका एरिया क्या हो रहा था, ओवरलैप हो रहा था। तो रीजन फॉर कंपटीशन इज, रीजन क्या था, नीश ओवरलैप, दैट इज द मेजर रीजन। और अगर कंपटीशन हमें नहीं करना तो ओवरकम कैसे कर सकते हो आप इस चीज से, नीश को पार्टीशनिंग कर दो, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर दो, कि बंटवारा कर दो, तो कंपटीशन नहीं होगा। नीश डिफ्रेंशिएशन कर दो, कि भाई मैं अलग टाइम पे चीज़ें यूज़ करूँगा, तू अलग टाइम पे चीज़ें यूज़ करना, ठीक है। नीश कॉम्प्लीमेंटरिटी कर दो, ठीक है। तो ये सारे एक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप कंपटीशन होने से बचा सकते हो। दीज 3 फैक्टर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू एक्सक्लूड द कंपटीशन बिटवीन 2 और सेम डिफरेंट स्पीसीज। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं, और जो मोस्ट फेवरेबल अगर किसने दिया था इसके बारे में, नीश के बारे में, तो हंचिंगसन जो थे, इन्होंने बोला था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में रहना एन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पीएच के ऊपर, सोइल के ऊपर, है ना, बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंट्रोल इन इकोसिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बॉटम अप कंट्रोल। बॉटम अप कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आपने न्यूट्रिएंट्स, बॉटम वाला जो आपका प्रोड्यूसर है, इसको जो न्यूट्रिएंट आपने दी हैं उसी के हिसाब से क्या होगा, टॉप वाला प्रीडेटर इफेक्टेड होगा। जबकि टॉप डाउन में क्या होता है कि टॉप प्रीडेटर का प्रेजेंस और एब्सेंस आपका डिपेंड करेगा कि नीचे वाले जो आपके ऑर्गेनिज्म है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो है, उनका नंबर कैसे इफेक्ट होगा। देन बर्जमैन रूल क्या कहता है, बर्जमैन रूल आपका बॉडी साइज और वॉल्यूम या सरफेस एरिया जो है इसके रेशियो के बेसिस पे डिपेंड करता है। एलेन रूल क्या बताता है कि वॉर्मर एरिया में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है, जो उनके एक्सटर्नल ऑर्गन्स होंगे वो लार्ज होंगे, कोल्ड में रहने वाले के स्मॉल होंगे। ग्लोगर रूल आपका मेलानिन प्रोडक्शन के ऊपर होता है। शेल्फर्ड लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ऑप्टिमम कंडीशन पे ही सर्वाइव करता है। ऑप्टिमम कंडीशन से अगर कम कंडीशन है तो भी उसके लिए रहना मुश्किल है, ज़्यादा है तो भी रहना मुश्किल है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इकोसिस्टम में ऑटोट्रोफ क्या होता है, हर्बीवोर क्या होता है, कार्निवोर क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रोफ, नाम से ही समझ में आ रहा है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, जो खुद अपना खाना बना ले वो ऑटोट्रोफ है। तो अगर आप अपने आसपास देखते होंगे तो केवल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल उनके पास होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले लेंगे। जो आप एक्सहेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट बोलते हैं चलो तुमने तो ये एक्सहेल कर दिया, मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ, है ना, वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मैं बनाता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके अलावा सोइल से इनको वाटर मिल जा रहा है, लाइट दिन में सूर्य की रोशनी इनको मिल ही जाती है, तो सनलाइट। तो इनकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, इन सारे फैक्टर्स को यूज़ करके ये आपका क्या बना देंगे, आपका यहाँ पर खाना प्रिपेयर कर देंगे, ग्लूकोज बना दिया। लेट सपोज सुक्रोज इनका मोस्ट जो ट्रांसपोर्टेड फॉर्म है सुक्रोज है, तो यहाँ पर मान लो सुक्रोज बन गया। तो यहाँ पर ऑटोट्रोफ ने क्या किया, अपना खाना खुद बना लिया, किसी के ऊपर फीड नहीं किया। इसने किसी दूसरे पौधे को नहीं खाया, इसने किसी दूसरे एनिमल को नहीं खाया, इसने खुद ब खुद खाना बनाया। लेकिन दूसरे आते हैं यहाँ हिटेरोट्रोफ। हिटेरोट्रोफ क्या होते हैं, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अभी हिटेरोट्रोफ 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो होंगे जो बोलते हैं कि भाई हम हिटेरोट्रोफ यानी जो कंज्यूम करेंगे किसी दूसरे को, है ना। एक होते हैं डिकम्पोजर। अब यहाँ पर जो दूसरे को कंज्यूम करते हैं वो भी नखरे करते हैं। क्या, एक बोलता है मैं केवल सब्जियां ही खाऊंगा, यानी मैं प्लांट को ही खाऊंगा, हर्बीवोर, ठीक है। देखो प्लांट तो किसी को नहीं खा रहा ना, इसलिए बोला जाता है कि प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है। हर्बीवोर बोलते हैं मैं तो सब्जियां ही खाऊंगा। एक बोलता है कि मैं तो मांस ही खाऊंगा, दूसरे जानवरों को ही खाऊंगा, तो कार्निवोर। एक बोलता है कि मैं दोनों ही खा लूंगा, यानी ओमनीवोर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ आता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिखाया गया है डिफरेंट स्पीसीज एट डिफरेंट लेवल। तो सबसे पहले बताया गया कि बॉटम लेयर जो होती है आपकी हर्ब्स, ग्रासेस, श्रब्स ये होते हैं। टॉप मोस्ट लेयर में आपके अंडर स्टोरेड ट्रीज, कैनोपी, टॉल इमर्जेंट ट्रीज ये आते हैं, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ बताया गया है। इसके बाद में फिर यहाँ पर आपको एनपीपी और जीपीपी यानी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया गया है।
एनपीपी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कितना है, और जब जितना प्रोडक्शन हुआ है माइनस रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, देन यहाँ है प्रोसेस फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किस तरीके से हो सकता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। देन यहाँ एनर्जी फ्लो के बारे में बताया गया है कि एनर्जी फ्लो अगर आप देखोगे तो 10% एनर्जी फ्लो का रूल यहाँ होता है। लिंडमैन एनर्जी फ्लो रूल इसको बोलते हैं कि जो सबसे नीचे वाला है, लेट सपोज ये 1000 किलो जूल एनर्जी को यूज़ कर रहा है, तो इसके ऊपर वाले के पास इस 1000 का 10% ही आगे जाएगा, यानी इसके पास कितना जाएगा, 100 किलो जूल। इससे ऊपर वाला जो यहाँ होगा इसके पास 100 का 10% ही जाएगा, तो 100 का 10% यानी कि 10 किलो जूल ही जाएगा। इसके ऊपर जो टॉप वाला होगा तो इसके पास 10 का 10% ही जाएगा, यानी इसके पास कितना जाएगा, 1 किलो जूल। तो यानी कि जैसे ही आप अपना फूड चेन देखते हो, तो जैसे ही आप यहाँ पिरामिड देखते हो, तो जैसे ऊपर अपराइट जाते जाते हो तो यहाँ पर 10% एनर्जी फ्लो ही होता है। तो ये होता है आपका 10% एनर्जी फ्लो, और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो 10% आप कैसे निकाल सकते हो, जो भी यहाँ पर कितनी एनर्जी दी गई है, ठीक है, और नेक्स्ट लेवल पे कितनी जाएगी उसको आप क्या करोगे, 10/100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। देन यहाँ पर है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जीपीपी एनपीपी के बारे में। तो जीपीपी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर, और एनपीपी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी और ऑर्गेनिक मैटर फिक्स्ड और स्टोर्ड एट ट्रोपिक लेवल आफ्टर रेस्पिरेशन विच इज अवेलेबल टू हायर ट्रोपिक लेवल। तो जीपीपी क्या होता है, सॉरी एनपीपी क्या होगा, मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पर। एनपीपी होता है आपका जीपीपी माइनस आर, कि रेस्पिरेशन को जो जीपीपी होता है ग्रोस, ग्रोस मतलब ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ओवरऑल, तो ओवरऑल जितना प्रोडक्शन होता है दैट इज जीपीपी, और उसमें से जब आप रेस्पिरेशन माइनस कर देते हो दैट इज कॉल्ड एनपीपी। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जीपीपी और एनपीपी के बारे में यहाँ बताया गया है। देन आता है यहाँ पर पिरामिड्स के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड का आप यहाँ से देख सकते हो, the biotic component of ecosystem like producer, consumer, decomposer have definite relationship with reference to their number, biomass and energy. The geographical representation of above relationship by pyramid is known as ecological pyramid. So यहाँ पर जब आप नंबर, बायोमास, एनर्जी इनका रिलेशनशिप शो करते हो तो आप पिरामिड के थ्रू करते हो, इसी को आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हो। तो पिरामिड में सबसे अगर आप बॉटम में देखोगे तो प्रोड्यूसर होता है, अगर आप जैसे अपराइट जाते जाते हो तो कंज्यूमर, कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो पिरामिड कई तरीके का होता है, पिरामिड नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ नंबर अगर आप देखते हो तो ये आपका अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। अपराइट यानी कुछ इस तरीके से जा रहा है, इन्वर्टेड यानी उल्टा। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा, एनर्जी का पिरामिड हमेशा ही अपराइट होगा, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट, ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ, जो ये चोंच है ना ऊपर की तरफ ही मिलेगी। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास आपका अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप ग्राफ में देख पा रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले वाला पिरामिड अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये अपराइट ही है, इसकी चोंच ऊपर की तरफ ही है, यानी ये किसका पिरामिड हो सकता है, दैट इज द पिरामिड ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर थोड़ा सा और अगर आप देखना चाहोगे सिंपल लैंग्वेज में, सो यू कैन सी हियर कि पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, ये मैंने बता दिया। एग्जाम्पल याद रखिएगा, अपराइट का हो जाएगा ग्रास लैंड, अपराइट का क्या हो जाएगा, ग्रास लैंड, एंड इन्वर्टेड का एग्जाम्पल जो है ये याद रखिएगा ट्री इकोसिस्टम, इन्वर्टेड का क्या आ जाएगा, ट्री। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास भी आपका अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता है। अपराइट का एग्जाम्पल है ग्रासलैंड और इन्वर्टेड का आ जाएगा क्या, पोंड। इन्वर्टेड का क्या आएगा, पोंड, तालाब। ठीक है, और अपराइट का ग्रासलैंड। नेक्स्ट जीपीपी एनपीपी का कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर ठीक है जीपीपी कितना ग्रोस
प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन से जब माइनस कर देते हो, जीपीपी का मतलब है एनपीपी प्लस रेस्पिरेशन। जब आप रेस्पिरेशन माइनस कर देते हो तो दैट इज योर एनपीपी। फिर यहाँ एफिशिएंसी ऑफ जीपीपी लिखा गया, कैसे पता करते हो, एनर्जी कितनी फिक्स की है जीपीपी में, फिर कितना एसिमिलेशन हुआ उसके बेस पर आप पता करते हो। तो जो आपके कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं इनकी इफिशिएंसी हाई होती है, जो आपके हर्बिशियस होते हैं इनकी फेयरली इफिशिएंट होती है, और डेजर्टिक की सबसे लो इफिशिएंसी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है ये यहाँ है, और मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा होता है ये याद रखिएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया। ये आपको हर एक पॉइंट याद रखना है क्योंकि इसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए इस स्लाइड से, और लाइन टू लाइन रट लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। रेशियो कॉन्सेप्ट याद रखना है, एवरेज वर्ल्ड एनपीपी पर ईयर, तो ओशन की सबसे ज्यादा, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड एंड डेजर्टिक एंड श्रब। एनपीपी पर एरिया सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, फिर टेम्परेट की, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सवाना, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड, ओशन एंड डेजर्टिक। फिर आता है एनपीपी पर बायोमास, तो ओशन का बायोमास सबसे ज्यादा, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट एंड टेम्परेटर एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एनपीपी पर यूनिट लीफ एरिया, डेजर्टिक सबसे ज्यादा, फिर टेम्परेट, फिर ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये आपको याद रखनी है, रटना है, ठीक है। फिर यहां पर वही पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास दोबारा से यहां रिप्रेजेंट किया गया है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यस, नेक्स्ट वन इज, यहां बात करेंगे हम लोग एसिमिलेशन और एफिशिएंसी के बारे में। सो यहाँ पर एफिशिएंसी देखते हैं सबसे पहले, कंजम्पशन एफिशिएंसी। कंजम्पशन एफिशिएंसी कैसे पता करते हो, कितना एनर्जी कंज्यूम किया गया है डिवाइड बाय नेट प्रोडक्शन एनर्जी ऑफ नेक्स्ट लोअर ट्रॉपिक लेवल। जैसे जो कंज्यूम की गई है एनर्जी, जैसे 250 जूल जो है ये कंज्यूम की गई है, और नेट प्रोडक्शन जो हुआ था लोअर ट्रॉपिक लेवल पे वो 1000 जूल था, तो नेट प्रोडक्शन तो इतना हुआ और उसमें से 250 जूल कंज्यूम कर ली, तो कंजम्पशन एफिशिएंसी कितनी हुई, 25%, ठीक है। तो कितना प्रोडक्शन हुआ था और कितना कंज्यूम हुआ, इससे आप पता करते हो कंजम्पशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन एफिशिएंसी, तो कितना कंज्यूम हुआ, तो हमने देखा कि 250 कंज्यूम हुआ, तो कितना कंज्यूम हुआ, और ऊपर क्या रखते हो आप, एसिमिलेशन एनर्जी। एसिमिलेशन एनर्जी ये भी आपको दी होगी, फॉर एग्जांपल 150 जूल दी है, तो एसिमिलेशन एफिशिएंसी आप एसिमिलेटेड एनर्जी डिवाइड बाय कंज्यूम एनर्जी से निकालते हो। नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, नेट प्रोडक्शन एनर्जी डिवाइड बाय एसिमिलेशन एनर्जी। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ये। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, नेट प्रोडक्शन एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल डिवाइड बाय नेट प्रोडक्शन एनर्जी एट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये जो यहाँ पर स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक पॉइंट इस स्लाइड का भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना यहाँ पर है ना, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया गया इन नोट्स में। अगर कुछ भी नहीं किया आपने, आई विल रिकमेंड यू, ये जो आपको ये लेक्चर है, ये जो नोट्स मिलेंगे, इनको रट के चले जाना, अगर कुछ भी नहीं किया है आपने तो, है ना। सो कंजम्पशन एफिशिएंसी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन एफिशिएंसी किसकी होती है, कार्निवोर और हर्बीवोर में अगर पूछा जाए तो कार्निवोर की कंजम्पशन एफिशिएंसी हमेशा हाई होती है, ठीक है। कार्निवोर कंजम्पशन एफिशिएंसी इज हायर देन हर्बीवोर। और ये जो 5th वाला पॉइंट है, इसे तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। हर्बीवोर में भी जो एक्वेटिक हर्बीवोर होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, उनकी कंजम्पशन एफिशिएंसी ज़्यादा होती है देन ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड वालों की ज़्यादा होती है देन टेरेस्ट्रियल। देन आता है एसिमिलेशन एफिशिएंसी। एसिमिलेशन एफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो एंडोथर्म की ज़्यादा होती है एक्टोथर्म से, एज वेल एज एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहने वाले जो हर्बीवोर होते हैं इनकी ज़्यादा होती है टेरेस्ट्रियल वालों से, एंड कार्निवोर की ज़्यादा होती है हर्बीवोर से, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी के बारे में। सो प्रोडक्शन एफिशिएंसी एक्टोथर्म की ज़्यादा होती है एंडोथर्म से, कार्निवोर की ज़्यादा होती है हर्बीवोर से। एक चीज़ आप देख रहे हो, कंजम्पशन, एसिमिलेशन और प्रोडक्शन आपकी कार्निवोर की ज़्यादा ही है हर्बीवोर से, है ना। नेक्स्ट आता है एंडोथर्म और एक्टोथर्म के बारे में। डाइजेशन एफिशिएंसी कैसे निकालना है, एसिमिलेशन बाय कंजम्पशन, क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। एंडोथर्म हैव हाई डाइजेशन एफिशिएंसी और एक्टोथर्म के पास इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एंडोथर्म के पास डाइजेशन एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और आपका एक्टोथर्म के पास इकोलॉजिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है।
इसके बाद चेन लेंथ का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। कनेक्टेंस का मतलब क्या है कि एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं अपन पोटेंशियल नंबर ऑफ लिंक कितने हैं। नंबर ऑफ पोटेंशियल लिंक कैसे पता करते हो, n इज इक्वल टू n इंटू n-1/2, जहाँ n नंबर ऑफ स्पीसीज बताता है। लिंकेज डेंसिटी क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ लिंक इन अ फूड वेब डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ फूड वेब। देन फूड वेब के टाइप से पहला है कनेक्टेडेंस, देन आता है एनर्जी वेब। तो कनेक्टेडेंस क्या होता है, वेब डिटेलिंग ऑल पॉसिबल लिंक, यानी कितना कनेक्टेड है, ठीक है। अगर नंबर ज़्यादा होगा तो कनेक्टेंस कम होगी, नंबर कम है तो कनेक्टेडेंस ज़्यादा होगी। देन यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सक्सेशन का मतलब होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली कोई चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। कम्युनिटीज़ में देखने को मिलता है, दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, जब लाइफ थी ही नहीं, बिल्कुल बेयर रॉक था, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर एकदम से, और वहाँ पर धीरे धीरे लाइफ ओरिजिनेट हुई। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, जहाँ ऑलरेडी लाइफ थी लेकिन किसी एबायोटिक फैक्टर की वजह से लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई और दोबारा से फिर वहाँ लाइफ बनी। फर्स्ट स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर ओक, कोई पहली स्पीसीज जो बेयर ओक में आके रहती है वो आपकी पाइनियर स्पीसीज होती है, लाइकेन, फाइटोप्लैंक्टन, रोक में लाइकेन और वाटर में फाइटोप्लैंक्टन, और फाइनल स्टेज में आपकी कम्युनिटी बन जाती है। सक्सेशन इन प्लांट अगर आप देखोगे तो हाइड्रार्क सक्सेशन और ज़रार्क सक्सेशन होता है। हाइड्रार्क होता है आपका वेट एरिया में और ज़रार्क होता है आपका ड्राई एरिया में, और दोनों के बीच के कंडीशन को आप मेजिक कंडीशन बोलते हो। देन आता है प्राइमरी सक्सेशन इन अ न्यूअली फॉर्म्ड पोन्ड, ठीक है। फिर यहाँ पर इकोसिस्टम की कुछ सर्विसेज यहाँ दी गई है, किसमें कितना परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलेगा वो यहाँ बताया गया है। देन मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन यहाँ है, तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले न्यूडेशन, बेयर एरिया होता है, फिर डिस्पर्जल, फिर एक्सेशन, फिर एग्रेशन, फिर कॉम्पिटिशन, फिर रिएक्शन एंड फिर स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। सक्सेशन 3 तरीके का होता है, फैसिलिएशन मॉडल, इनहिबिशन मॉडल एंड टॉलरेंस मॉडल। फैसिलिएशन का मतलब ये होता है कि मान लो मैं कहीं रह रही हूँ और फिर अगर कोई दूसरा अगर इंसान वहाँ रह रहा है तो मैं उसको फैसिलिटेट कर रही हूँ, ठीक है, खाने पीने के सारे बंदोबस्त मैंने करके रख रखे हैं। दूसरा होता है इनहिबिशन मॉडल। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, मैं वहाँ रह रही हूँ तो दूसरी जो स्पीसीज आएगी ना, मैं उसको रोकूंगी कि यहाँ पर मत रहे, दिस इज माई एरिया। और टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब होता है आई एम ऑलरेडी लिविंग इन दैट एरिया, तो दूसरा स्पीसीज जो आएगा मैं उसको कोई फैसिलिटी नहीं दूंगी, अगर रह पा रहा है तो, या रह पा रही है तो, दैट इज अ टॉलरेंस मॉडल, ठीक है, कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो ये जो ग्राफ है इनको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरीके से बनाए हुए हैं ना ये याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ एरो कहाँ दिखाया गया है। फिर यहाँ पर ये जो चार्ट है, ये चार्ट भी आप देखिएगा कि जो आपका यहाँ पर अर्ली स्टेज जो होता है सक्सेशन का, तो क्या देखने को मिलता है, लेटर स्टेज ऑफ सक्सेशन में क्या होता है। तो अर्ली स्टेज ऑफ सक्सेशन में नीश स्पेशलाइजेशन ब्रॉड होगा। इसके अलावा यहाँ पर मिनरल साइकिल के बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप ये स्टार्टिंग का जो बायोमास वाला एरिया है ये भी याद रखिएगा। फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में यहाँ पर गैसियस रिजर्वेयर एटमॉस्फेयर, एग्जांपल नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ से देखो कार्बन साइकिल में 49% ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओशन में 71% कार्बन होते हैं। इसे क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ देखने को मिलेगा, तो डिजोल्व फॉर्म में होगा इन ओशन। फॉस्फोरस साइक्लिंग के बारे में, एटमॉस्फेयर इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल इज वेरी स्मॉल देन कार्बन, यानी जो एटमॉस्फेरिक इनपुट होता है फॉस्फोरस का वो ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू, अगर आप देखोगे कंपेयर अगर कार्बन के साथ करोगे तो बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर फिर बोला गया है नेम ऑफ इंटरेक्शन कैसा होगा, दो स्पीसीज के बीच अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन है तो म्यूचुअलिज्म है, नेगेटिव है तो कंपटीशन है, एक को बेनिफिट हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है तो प्रेडेशन है, एक को पॉजिटिवली बेनिफिट हो रहा है एक को लॉस हो रहा है तो पैरासिटिज्म हो सकता है, एक को बेनिफिट हो रहा है एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो कमेनिसिलिज्म हो सकता है, एक को हार्म हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो अमेनिसिलिज्म हो सकता है, दोनों को अगर हार्म हो रहा है तो स्पाइट हो सकता है। देन बात करते हैं यहाँ पर हम लोग पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। तो पॉपुलेशन साइज क्या होता है, डेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर एरिया, नेटेलिटी रेट क्या होता है, नेटेलिटी बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन, एज पिरामिड यहाँ दिया गया है, जो आपका एक्सपेंडिंग पिरामिड यहाँ दिया गया है कि जहाँ आपका प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्रो रिप्रोडक्टिव एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पर। बेल शेप में क्या होता है,
बेल शेप में आपका जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव होगा ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, दैट इज बेल शेप या स्टेबल। और आर्न शेप में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा देखने को मिलेगा, डिक्लाइनिंग फेज ये होता है आपका। देन यहाँ पर आता है मार्क रिकैप्चर टेक्निक के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू सैम्पल 1 इंटू सैम्पल 2। सैम्पल 1 के क्या होते हैं, आपके अनमार्क होते हैं। जब उसको वापस से आप ओरिजिनल पॉपुलेशन में डालते हो और फिर जब सैम्पल 2 पिकअप करते हो तो सैम्पल 2 में आपको मार्क और अनमार्क दोनों दिखते हैं। डिवाइड बाय मार्क इंडिविजुअल ऑफ सैम्पल 2। इसके बाद यहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर पूछा गया है, तो पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी, प्लस बर्थ प्लस एंट्री रेट माइनस डेथ प्लस एग्जिट रेट, इससे आप पॉपुलेशन डेंसिटी इक्विलिब्रियम पता करते हो। देन ग्रोथ मॉडल अगर आप देखते हो तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है, दैट इज dn by dt, दैट इज पॉपुलेशन साइज इज इक्वल टू आर एन k minus n, k is the carrying capacity, n is the population size divided by k, that is carrying capacity। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला अगर आप देखोगे यहाँ पर लोगेरिथम फॉर्म में तो nt इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी। देन यहाँ पर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट यहाँ दिए गए हैं। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट इज अ नंबर ऑफ बर्थ या नेटेलिटी अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। डेथ रेट इज अ नंबर ऑफ डेथ या मोर्टेलिटी अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो इज अ नंबर ऑफ फीमेल पर 100 मेल। पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एन पर्टिकुलर एरिया। जो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन में हम लोग देखते हैं और एस शेप की कर्व आपको देखने को मिलती है। फेवरेबल कंडीशन में आप देखते हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो कि जे शेप में होती है, और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो कि एनुअल ब्रीडर के केस में हम देखते हैं। यहाँ पर ये दिया भी गया है लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। यहाँ दिया गया फॉर्मूला कि यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, तो लिमिटेड अगर रिसोर्सेज हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो एक पॉइंट पर जाकर क्या होगा, यहाँ तक पॉपुलेशन ग्रो करेगी फिर स्टैटिक हो जाएगी। तो यहाँ पर ये स्टैटिक हो गई क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, तो ऐसे शेप का ग्राफ आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो कैरिंग कैपेसिटी किसी इन्वायरमेंट की ये है, तो दैट इज द के। सो dn by dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के, और इसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। देन यहाँ पर ग्रोथ मॉडल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का दिया गया है। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, खाने को बहुत कुछ है, तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेंगे, नंबर बढ़ता जाएगा पॉपुलेशन का, क्योंकि खाने को बहुत सारा सामान है, ऐशो आराम से ज़िंदगी काटेंगे, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, तो पॉपुलेशन का नंबर बढ़ता जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा dn by dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन, या यहाँ पर dn by dt इज इक्वल टू आर एन इसको लिख सकते हो। देन यहाँ पर एन नोट इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर सारे फॉर्मूले एक ही स्लाइड में आपको दिए गए हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का होता है एन टी इज इक्वल टू एन नोट आर नोट टी, एन टी इज इक्वल टू एन नोट लैम्डा टी, लैम्डा की वैल्यू n1 बाय एन नोट, ओरिजिनल पॉपुलेशन, और ऊपर है आपका 1 ईयर में। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला dn by dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के कैरिंग कैपेसिटी बताता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। dn by dt इज इक्वल टू आर एन, जहाँ आर आपका बर्थ माइनस डेथ रेट होता है। एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी हो सकता है, एन टी इज इक्वल टू एन नोट प्लस dn by dt हो सकता है, आर इज इक्वल टू एन टी माइनस एन नोट बाय एन नोट हो सकता है। इसके बाद बैक्टीरिया में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कैसे देखने को मिलती है, सो एन टी इज इक्वल टू एन नोट इंटू 2 की पावर n, या फिर एन टी बाई एन नोट इज इक्वल टू 2 की पावर n। इसके बाद मैक्सिमम ग्रोथ अगर आपको पता करनी है तो n इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी बाई 2। डबलिंग टाइम अगर आपको निकालना है तो ln2 इज इक्वल टू आर डी। इसके बाद मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड अगर आपको पता करनी है तो आर के बाई 2, आर यहाँ पर आपका ग्रोथ होगी और के आपका यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी होगी। देन यहाँ पर डेंसिटी इंडिपेंडेंट किस तरीके से यहाँ देखने को मिलेगा, तो एक आपको स्ट्रेट यहाँ पर कांस्टेंट लाइन देखने को मिलेगी। डेंसिटी डिपेंडेंट का मतलब है कि बर्थ बढ़ता जा रहा है और डेथ रेट कम होता जा रहा है। इन्वर्सली डेंसिटी डिपेंडेंट का मतलब क्या, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और डेथ रेट कम होता जा रहा है। फिर यहाँ पर ये ग्राफ दिए गए हैं एक्सपोनेंशियल का, जे शेप हो सकता है 1/n dn by dt वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे n, तो यहाँ पर कांस्टेंट हो सकता है, और लीनियर फॉर्म में हो सकता है अगर वाई एक्सिस पे ln है और एक्स एक्सिस पे t है। और जो आपका कैरिंग कैपेसिटी होता है वो बेल शेप का हो सकता है और एस शेप का हो सकता है। और एक्स और वाई एक्सिस पे क्या दिया गया ये याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राफ रट लीजिएगा जितने ग्राफ हैं, और एक्स और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है ये भी आप देख लीजिएगा। देन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में। 2 तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, आर और के।
आर क्या होती है आपकी, अनस्टेबल होती है। यहाँ पर इंडिविजुअल लाइफ टाइम में एक बार रिप्रोड्यूस करेगा लेकिन बहुत सारे प्रोजनी यहाँ बना देगा, जिनका साइज स्मॉल होगा लेकिन नंबर ज़्यादा होगा। अर्ली मैच्योर हो जाएंगे क्योंकि लाइफ छोटी है तो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। इसके अलावा सैमल पैरस होते हैं, सैमल यानी लाइफ टाइम में एक ही बार बच्चे पैदा करेंगे। टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप को फॉलो करेंगे, अफेक्टेड बाय डेंसिटी इंडिपेंडेंट। जे शेप के कर्व को शो करेंगे और लो पेरेंटल केयर होगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं तो पेरेंट्स इतनी केयर भी नहीं कर पाएंगे इतने बच्चों की। के टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होती है कि यहाँ पर ऑफस्प्रिंग का साइज बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद के बारे में ही बात करोगे तो आपका जो साइज होगा 6 फुट 5 फुट 6.5 फुट इतना साइज होता है। लेकिन अगर नंबर देखोगे तो या तो कोई 2 ही सिबलिंग्स होंगे या 3 होंगे हार्डली, है ना, 1 2 3 इतने भाई बहन होंगे जनरली, यानी नंबर कम होगा। इसके अलावा आप लेट मैच्योर होते हो, यानी बचपन आपका 10 साल तक 15 साल तक बचपन चलता है, फिर आप थोड़े मैच्योर होने लग जाते हो, 20 22 साल में कुछ समझ आती है आपको अच्छे से। और क्योंकि आप 1 2 भाई बहन ही हो तो आपको पेरेंटल केयर भी बहुत ज़्यादा दी जाएगी, आपके पेरेंट्स का ध्यान भी आप ही के ऊपर होगा। लाइफ स्पेन आपका अच्छा खासा 70 80 साल जियोगे। इसके अलावा इटेरोपेरस होते हैं, यानी कि लाइफ टाइम में कई बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म, एक ही बार, ऐसा नहीं है कि एक ही बार ये बेबी प्रोड्यूस करेंगे, मल्टीपल टाइम कर सकते हैं प्रोडक्शन। इसके अलावा टाइप 1 सर्वाइवरशिप को फॉलो करते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट यहाँ पर इफेक्शन देखने को मिलता है कि नंबर अगर बढ़ेगा तो डेथ रेट क्या होगा, डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ऐसे शेप के कर्व को शो करते हैं और पेरेंटल केयर बहुत हाई होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड का यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एज इट इज उठा के इस ग्राफ से पूछा जा चुका है, एज इट इज क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज इट इज ये ग्राफ दिया गया था और पूछा गया था कौन सा आर सिलेक्टेड और कौन सा के सिलेक्टेड। देखो के सिलेक्टेड में तो क्या आ जाता है, एक बार स्टैटिक हो जाती हैं चीज़ें, कितनी कैपेसिटी इन्वायरमेंट की। सर्वाइवरशिप याद रखिएगा टाइप 1 की इस तरीके से होती है कॉन्वेक्स, और टाइप थर्ड की कॉनकेव होती है, और टाइप 2 की इस तरीके से लीनियर होती है, ठीक है। इसके बाद में फिर यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्पर्जन, डिस्पर्जन इज इक्वल टू वेरिएंस बाय मीन। रैंडम हो सकता है, यूनिफॉर्म और क्लम्ड हो सकता है। रैंडम में क्या होता है, डिस्पर्जन 1 के बराबर जब होता है, डिस्पर्जन रेट जब आपका ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी लेसर देन 1 होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और अगर डिस्पर्जन ज़्यादा है 1 से तो क्लम्ड या कॉमन देखने को मिलेगा। देन यहाँ लोट का वोल्टेरा मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो 1 मिनट का यहाँ पर रेस्ट लेते हैं, फिर देन ये स्टार्ट करेंगे। सो लोट का वोल्टेरा मॉडल क्या बताता है? लोट का वोल्टेरा मॉडल आपको ये बताता है कंपटीशन का रिजल्ट क्या होगा, यानी 2 जनों में लड़ाई हो रही है तो ये बताएगा जीतेगा कौन, ठीक है। दोनों जीतेंगे, दोनों हारेंगे, या फिर एक जीतेगा एक हारेगा, इसके बारे में बताता है। दोनों जीतेंगे तो अनस्टेबली को एग्जिस्ट करेंगे। अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, दोनों ताकतवर हैं तो दोनों अपनी ताकत दिखाएंगे, अनस्टेबली रहेंगे, ठीक है। स्टेबल को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, दोनों ही कमजोर कमजोर से हैं, क्या ही लड़ाई करेंगे, तो सोचते हैं आराम से रह ही लेते हैं। एक कमजोर है एक ताकतवर है तो ताकतवर वाला कमजोर वाले को भगा देगा तो एक जीत जाएगा। वाइस वर्सा कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। सो लोट का वोल्टेरा मॉडल आपको कंपटीशन का रिजल्ट बताता है कि आउटकम क्या होगा, जो लड़ाई हो रही है उसका रिजल्ट फाइनली निकलेगा क्या।
यहाँ पर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 का यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पर मेन चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, कंपटीशन कोफिशिएंट अल्फा और बीटा के बारे में याद रखना है। अल्फा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो और बीटा को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। तो अल्फा का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होने का मतलब क्या है कि 1 वाली स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी, आपने 2 वाली स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 2 वाली स्पीसीज क्या करेगी, 1 वाली को इफेक्ट करेगी, और यहाँ पर 1 वाली 2 वाली को इफेक्ट करेगी, यानी स्पीसीज 1 का इम्पैक्ट जो है स्पीसीज 2 पे पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ दिखाते हो चीज़ें। यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे कि अगर मान लो कि 2 स्पीसीज हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लेके चलूँ आपके लिए, 2 स्पीसीज हैं और इस तरीके से आपको दे दिया गया। मान लो एक स्पीसीज बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है, के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, K2 लिखेंगे, डिवाइड में अल्फा 2 1 लिखेंगे, ठीक है, अल्फा 2 1 लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, ठीक। इसके अलावा सेकंड वाली स्पीसीज के लिए ये लिख दिया मैंने, और इसके सामने लिखूंगी दूसरी स्पीसीज K1 और अल्फा 1 2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में कौन जीतेगा यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर ये K2 स्पीसीज स्ट्रोंग है, तो K2 स्पीसीज अगर स्ट्रोंग है तो क्या होगा, K1 वाली वीक है, K2 वाली स्ट्रोंग है, तो K2 वाली क्या हो जाएगी, K2 वाली जीत जाएगी, K1 वाली एलिमिनेट हो जाएगी। जब आप इसको आइसोक्लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, जिसको ड्रॉ करके देखोगे आप, तो स्पीसीज 2 वाली विन करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पहले वाला ग्राफ है, इसमें अगर आप देखोगे तो जो स्पीसीज 2 विन क्यों कर रही है, इसलिए विन कर रही है स्पीसीज 2 क्योंकि स्ट्रोंग है वो। ये देखो यहाँ पर ये स्पीसीज 2 यहाँ पर विन करेगी जब ग्राफ इस तरीके से आपको दिखेगा तो, ठीक है। यहाँ स्पीसीज 1 विन कर रही है, और यहाँ पर थर्ड वाले केस में है अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस का मतलब है दोनों ही स्ट्रोंग है। इस केस में क्या है, दोनों ही स्ट्रोंग है, यानी K1 इज स्ट्रोंगर देन K2 एंड K2 इज स्ट्रोंगर देन K1, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रोंग, दोनों स्ट्रोंग है। और थर्ड में स्टेबल कोएग्जिस्टेंस क्यों है, क्योंकि दोनों वीक हैं। दोनों क्या हैं, दोनों वीक हैं, ठीक है। डिफेंस के टाइप्स यहाँ दिए गए हैं, केमिकल विद एपोसिमेटिक वार्निंग कलरेशन, ठीक है। डेफिनेशन दी गई है कि अपने इतने ब्राइट कलर कर लेगा प्रे कि प्रेडेटर को लगेगा ये मेरे को खा जाएगा, ठीक है। क्रिप्टिक कलरेशन का मतलब क्या होता है, कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ग्रीन कलर की पत्ती हैं, लीफ हैं, तो प्रे क्या करेगा, अपने आप को वैसा ही बना लेगा ग्रीन कलर का और छुप जाएगा, कैमोफ्लेज कर लेगा। इस तरीके से मिक्स एंड मैच हो जाएगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा ये लीफ है या फिर कोई प्रे बैठा हुआ है। बैटेसियन मिमिक्री में क्या होता है, बैटेसियन मिमिक्री में आपका क्या किया जाता है, जो हार्मफुल वाली स्पीसीज होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मफुल वाली स्पीसीज, ये देख सकते हो यहाँ पर हार्मफुल और नॉन हार्मफुल, ये क्या करेगी, नॉन हार्मफुल वाली स्पीसीज हार्मफुल वाले क्या कर लेगी, मिमिक्री कर लेगी, ठीक है। मुलेरियन में क्या होता है, दोनों ही हार्मफुल स्पीसीज एक दूसरे की मिमिक्री कर लेते हैं, एक जैसे दिखते हैं। इसके अलावा इंटिमिडेशन डिस्प्ले में क्या होता है, इंटेंशनली बिहेवियर दिखाया जाता है दैट कॉज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंसिबिलिटी टू फियर। देन नेक्स्ट बात करते हैं कंपटीशन मोड के बारे में। तो कंपटीशन मोड में अगर आप बात करोगे तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है, 2 स्पीसीज आपस में लड़ रही हैं। अब 2 स्पीसीज आपस में लड़ सकती हैं या एक स्पीसीज के 2 इंडिविजुअल आपस में लड़ सकते हैं, यानी कि आप घर में भाई बहन आपस में लड़ सकते हो या आपका भाई बाहर से लड़ के आ सकता है ना। तो इंटरा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, विद इन अ स्पीसीज लेवल भी हो सकता है, और इंटर स्पेसिफिक बिटवीन 2 स्पीसीज भी कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। कंपटीशन कई तरीके का यहाँ है, इंटरफेरेंस, एक्सप्लॉइटेटिव एंड अपैरेंट। इंटरफेरेंस में डायरेक्ट इंटरफेयर हो रहा है। एक्सप्लॉइटेशन में क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन में कोई शेयर्ड रिसोर्सेज की वजह से होता है। और अपैरेंट में क्या होता है, अपैरेंट में प्रे के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ हाइपोथेसिस हैं टू एक्सप्लेन हाउ स्पीसीज रिचनेस। ये जो जितने भी आपको यहाँ ग्राफ दिख रहे हैं ना, डायग्राम्स जितने दिख रहे हैं, इनको रट लीजिएगा क्योंकि डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इज इट इंटरफेरेंस, इज इट एक्सप्लॉइटेशन, इज इट अपैरेंट और नॉट, है ना, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे डाइवर्सिटी हाइपोथेसिस का आपको दे देगा ये, ठीक है, ग्राफ आपको बताना पड़ेगा। राइवेट का दे देगा, आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको आइडियोसिंक्रेटिक का दे देगा, आपको बताना पड़ेगा। तो ग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जो आपको ये बताएगा कि इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू हाई या लो लेवल पे, ठीक है। फिर ग्राइम ट्रायंगल यहाँ दिया गया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्राइम ट्रायंगल में
ये आर का मतलब होता है रूडरल, सी का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, एस का मतलब होता है स्ट्रेस। और इंटरमीडिएट लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंटरमीडिएट में आपके पर्नियल हब्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेस टॉलरेंस के एग्जाम्पल हैं, रूडरल के भी दिए गए हैं और कंपटीशन के भी दिए गए हैं। फिर ग्रोथ सर्वाइवल एंड फिकल्डिटी का यहाँ पर है। ग्रोथ सर्वाइवल एंड फिकल्डिटी में आपका यहाँ पर सेमलपेरिस, इटेरोपेरिस, वुडी प्लांट के बारे में है। तो कहाँ कौन सा दिखाया गया है, ग्राफ आपको याद रखना है, एक दो बार ड्रॉ करके देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। फिर बीओडी के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में हम। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक पॉन्ड एरिया है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कुछ भी, फॉर एग्जांपल एल्गल ब्लूम जो है यहाँ पर प्रेजेंट है और पूरे एरिया को कवर कर लिया है। अब कोई भी आपकी सनलाइट और कुछ भी यहाँ पर पहुँच नहीं रही है, तो यहाँ पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है मान लो वो तड़प तड़प के मर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सारी यूज़ की जा रही है और जो रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म उनके लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है क्या करेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कब की जाती है, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो डिमांड करते हैं कि हमें ऑक्सीजन दो। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, डिजोल्व है वाटर में, हम इसी को यूज़ कर लेंगे। ये कब होता है, जब साफ पानी होता है, ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है, तो आपकी जो माइक्रोब्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं, जो भी अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, वो इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपका बीओडी हाई है, इसका मतलब यही बोला जाता है कि बीओडी हाई है तो आपका पानी बहुत ख़राब है। बीओडी का मतलब होता है कि आपकी जो वहाँ पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स जो हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कब करेंगे, जो पॉल्यूटेड वाटर है। अगर वाटर नॉर्मल है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर पॉल्यूटेड है तो उनको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही है। ठीक है, इसके बाद यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि आपका जो हायर लेवल होता है, एक होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि ट्रॉफिक लेवल में जब आप जाओगे ना, सबसे ज़्यादा ऊपर वाला जो ट्रॉपिक लेवल वाला जो भी प्रेडेटर होगा आपका, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें इसी को खाने को मिलेंगी। तो ट्रॉफिक लेवल जैसे ही बढ़ता है ना, टॉक्सिसिटी भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर यूट्रोफिकेशन के लिए ये ग्राफ याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, इसको ग्राफ को, कि जैसे जैसे आपकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ देख रहे हो आप, ये यहाँ पर ग्रीन एल्गी जो है यहाँ पर लिखी गई है, ये डिजोल्व, ये ग्रीन एल्गी का यहाँ पर बताया गया है। ग्रीन एल्गी का नंबर जैसे जैसे घट रहा है, वैसे ये यहाँ पर देखो डिजोल्व ऑक्सीजन भी घट रही है। जैसे जैसे एल्गल ब्लूम बढ़ रही है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी में यहाँ पर 3 लेवल होते हैं, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम लेवल। फिर अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी विद इन अ पॉपुलेशन। बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है, इंटर डाइवर्सिटी होगी। और गामा होती है रीजनल डाइवर्सिटी, ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। स्पीसीज रिचनेस क्या बताता है, स्पीसीज रिचनेस बताता है कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, ए बी सी डी ई, है ना, तो 5 अलग अलग टाइप ऑफ स्पीसीज हैं। तो स्पीसीज रिचनेस बताता है कितने अलग अलग टाइप की स्पीसीज है, ना कि नंबर। ठीक है, रिचनेस का मतलब है कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज हैं। इवननेस बताता है कि कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। टाइप ऑफ इकोलॉजिकल वेरिएशन में इकोटोन क्या होता है, इकोटोन आपका ट्रांजिशन जोन होता है। इससे 2 बार क्वेश्चन आया है और हिंट वहां पर ट्रांजिशन जोन ही थी। 2 वेजिटेशन को सेपरेट करने के लिए एक बीच में ट्रांजिशन जोन होगा, उसी को आप इकोटोन बोलते हो। इकोटाइप क्या होता है, इकोटाइप आपकी जेनेटिकली डिफरेंट जियोग्राफिकल वैरायटी। इकोटाइप आर जेनेटिकली फिक्स्ड, adapted to specific environmental condition, exhibit phenotypical difference, capable of interbreeding with other geographical adjacent ecotype without loss of fertility. Icades, इकोफिन क्या होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। इको स्पीसीज क्या होते हैं, कंटेन 1 or more इकोटाइप विच ऑल्दो इनफर्टाइल बट डू नॉट क्रॉस और एटलीस्ट डू नॉट प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग, नहीं प्रोड्यूस कर सकते इफ क्रॉस विद इकोटाइप ऑफ अदर इको स्पीसीज। देन बात करते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी से। बिहेवियरल इकोलॉजी क्या बताती है कि एनिमल का बिहेवियर कैसा, उसकी स्टडी करते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, और इसकी स्टडी को इथोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो बिहेवियर इज यूजुअली रेफर टू एज विजिबल रिजल्ट, जो आप आंखों से देख पा रहे हो। बिहेवियर इज डिफाइंड एज एवरीथिंग एन एनिमल डज एंड हाउ इट डज। बिहेवियर इकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि एनिमल का बिहेवियर क्या, वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसी को हम बिहेवियर इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोक्सिमेट और अल्टीमेट के बारे में। प्रोक्सिमेट क्या होता है, व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ दैट स्टिम अ सर्टेन बिहेवियरल रिस्पॉन्स, और अल्टीमेट टाई दिस बिहेवियर टू इवोल्यूशन और हाउ इट्स अफेक्ट सर्वाइवल रिप्रोडक्शन, कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, वो प्रोक्सिमेट है, व्हाट्स गोइंग ऑन, और कैसे वो इफेक्ट करेगा उसके सर्वाइवल को, रिप्रोडक्शन को, दैट इज अल्टीमेट। इनेट और लर्न क्या होता है, इनेट का मतलब होता है जो बाय बर्थ है। ठीक है, मतलब
बिहेवियर जो उसने सीखा ही नहीं है, बाय बर्थ है। और लर्न का मतलब है कि विद टाइम उसने सीखी है चीजें, ठीक है। इम्प्रिंटिंग क्या है? इम्प्रिंटिंग इज रेफर्ड एज अ टाइप ऑफ बिहेवियर, ये भी बिहेवियर का टाइप है जो कि इनेट कंपोनेंट और लर्निंग दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, कि बाय बर्थ भी कुछ कुछ चीजें आप में है और कुछ आप लर्न कर रहे हो विद टाइम, और ये इरिवर्सिबल है। इम्प्रिंटिंग हैज सेंसिटिव पीरियड, सेंसिटिव पीरियड इज लिमिटेड टाइम व्हेन सर्टेन बिहेवियर कैन बी लर्न, मे बी 1 or 2 days। इम्प्रिंटिंग यानी आप सीख रहे हो, 1 या 2 दिन में सीख रहे हो, 1 या 2 दिन में सीख रहे हो, इसका मतलब आपने सीखा तो है लेकिन इनेट कॉम्पोनेंट ने भी काम किया है वहां पर। इसके बाद डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल आता है, जैसे बत्तख आपने देखे होंगे ना पानी में, जैसे जैसे वो चलती है ना तो उसके जो छोटे 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 बच्चे होते हैं उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसके फुटप्रिंट पे ही चलते हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, वो सीख भी रहे हैं और इनेट कंपोनेंट भी वहाँ काम कर रहे हैं। देन आता है डायरेक्टेड एनिमल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। तो सिग्नल इज अ बिहेवियर दैट कोज अ चेंज इन अनदर एनिमल बिहेवियर। सिग्नल का मतलब होता है इस तरीके से आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। सिग्नल का मतलब काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसकी वजह से वो अपने बिहेवियर को चेंज कर दे रहे हैं। देन आता है डायरेक्टेड मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी कंट्रोल, जिसमें काइनेसिस क्या होता है, अ सिंपल चेंज इन एक्टिविटी लेवल इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कोई स्टिमुलस दिया आपने और उसकी वजह से क्या हो, उसकी एक्टिविटी चेंज हो गया। टैक्सिस क्या होता है, ओरिएंटेड मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम सम स्टिमुलस। माइग्रेशन हैज बीन स्टडी डिटरमाइन दैट माइग्रेटरी बिहेवियर इज लार्जली जेनेटिकली प्रोग्राम, कि माइग्रेशन जेनेटिकली प्रोग्राम। हैबिचुएशन क्या होता है, हैबिचुएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, यानी आपने कोई स्टिमुली दी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुत्ते को रोटी दी, लेकिन रोटी देने के बाद भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। मैंने आपको फॉर एग्जांपल ये लेक्चर दिया है ना पढ़ने के लिए कॉलेज का, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, पढ़ाई ही नहीं की, आपको स्टिमुलस दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि अगर आपने CSR क्लियर कर लिया तो आपको 1000 रुपीज़ मिलेंगे, या फिर कोई स्टिमुलस आपको दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको चॉकलेट मिलेगी, पढ़ाई करो, लेकिन आपने उस स्टिमुलस के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। आपने कुत्ते को रोटी दी, उसने रोटी के लिए रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो ये क्या है, लॉस ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली दैट कन्वे लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन। तो स्टिमुली दी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, दैट इज कॉल्ड हैबिचुएशन। हैबिचुएशन में इंक्रीज फिटनेस बाय अलाउिंग एनिमल नर्वस सिस्टम टू फोकस ऑन स्टिमुली दैट सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ फूड मेड टू रियल डेंजर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम और एनर्जी ऑन वास्ट नंबर ऑफ अदर स्टिमुलाई दैट आर रिलेवेंट टू द एनिमल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो हैबिचुएशन एक हद पर आकर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए काम भी कर सकता है कि तुम अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट मत करो, ये चीज़ तुम्हें डेंजर में भी ला सकती है, तो इस स्टिमुली के लिए रिस्पॉन्स मत करो। देन आता है स्पेशल लर्निंग। स्पेशल लर्निंग क्या होता है, द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विद द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्या बिहेवियर क्या होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। देन आता है लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब होता है लोकेशन इंडिकेटर। जैसे आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना तो उसमें लिखा होगा हाउस नंबर, लैंडमार्क ऑप्शनल, है ना, ऐसे लिखा होता है। लैंडमार्क का मतलब होता है कोई ऐसी फेमस जगह, जैसे मान लो कि आप, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक, और आपने जाना है यहाँ पर जाना आपने, ठीक है। तो आप यहाँ पर लैंडमार्क देखते जा रहे हो, जैसे यहाँ पर मान लो कोई टेम्पल है, ठीक है, फिर यहाँ कोई मस्जिद है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखते जा रहे हो, यहाँ पर ये कोई टेम्पल है, मंदिर है, फिर मस्जिद है, ठीक है, फिर बीच में यहाँ पर स्टोर है, कोई मेडिकल स्टोर, ठीक, फिर यहाँ पर कोई स्कूल वगैरह है, तो ये सारे लैंडमार्क है। तो आप देखते जाओगे, अच्छा पहले मेरे को ये पड़ा था रास्ते में, फिर ये पड़ा था रास्ते में, फिर मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था। तो लैंडमार्क क्या होता है, लैंडमार्क आपका होता है काइंड ऑफ लोकेशन इंडिकेटर, आप कह सकते हो। देन आता है यहाँ पर एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मैनी एनिमल टू एसोसिएट वन फीचर टू इन्वायरमेंट विद अनदर, यानी दो फीचर्स को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एसोसिएट किया जा रहा है। अवॉइड ईटिंग समथिंग दैट टेस्ट बीटर, ठीक है, मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत बुरी है खाने में, तो उससे आप अवॉइड कर दे रहे हो। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है एसोसिएटिव लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, पावलोव ने, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। लर्निंग बाय एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि एसोसिएशन का मतलब है कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट आपने एसोसिएट कर रखी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट यानी ट्रायल और एरर लर्निंग भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ट्रायल एंड एरर, रिपीट किया जाता है बार बार बिहेवियर को। देन आता है सोशल लर्निंग, ये बंडूरा ने दिए थे। लर्निंग कैन बी विकेरियस एंड बिहेवियर इमिटेटिव। इसके बारे में और डिटेल में जिन बच्चों ने अगर
बीएड वगैरह की होगी, सीटेट वगैरह की तैयारी की होगी, सीडीपी जिन्होंने पढ़ी है, तो उसमें यहाँ पर आप बिहेवियर इकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, है ना, तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पर। बस आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं किसने दिए हैं ये, और एसोसिएटिव लर्निंग किसके बेसिस पर है ये, एसोसिएशन बाय लर्निंग, लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट, ये टर्म्स याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग। एंड इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जितने भी वन शॉट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ चली थी पहले, उन सब के पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि मैम गेट के पीवाईक्यू कब से स्टार्ट होंगे, तो आई थिंक इवोल्यूशन के लेक्चर के बाद में आई विल ट्राई कि गेट के मैं 3 से 4 साल के जो पीवाईक्यू आपको करवा दूँ मैं। सो आई विल ट्राई कि बहुत जल्दी आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लेक्चर मिल जाए, जिसमें मैं 3-4 साल के जो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली अगर मैं करवाऊंगी तो मैं जूलॉजी और बॉटनी के ही क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं, ठीक है, गेट एक्सेल के, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि लाइफ साइंस के स्टूडेंट मेनली जूलॉजी और बॉटनी के लिए ही अप्लाई करते हैं, सॉरी गेट एक्सेल के लिए अप्लाई करते हैं। तो गेट एक्सेल में जूलॉजी, बॉटनी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक, तो यहाँ पर फूड टेक से अपना लेना देना नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स के बारे में बहुत डिटेल में आ जाता है। तो जो मेरे को लगता है इजी, वो मेरे को जूलॉजी और बॉटनी लगता है, क्योंकि आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस आ जाएंगे, जूलॉजी में डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आ जाएंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप जूलॉजी बॉटनी करोगे तो आपके 4-5 यूनिट वैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे। सीएसआईआर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन 4-5 यूनिट से ही आप जूलॉजी बॉटनी वाला जो है पोर्शन वो अटैम्प्ट कर सकते हो, और 2 ही आपने अटैम्प्ट करने होते हैं यहाँ पर। सो आई विल ट्राई कि मैं 3 से 4 साल के आपको जूलॉजी और बॉटनी के पीवाईक्यू करवा दूँ मैं। इससे क्या होगा, आपका सीएसआईआर में भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सीएसआईआर में भी आपका डाइवर्सिटी तो आता ही है, तो डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इसी के साथ इसमें आपको ह्यूमन के भी क्वेश्चन मिलेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी के, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। तो आपकी 4-5 यूनिट जो हैं उनका आपको यहाँ पर क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। 1-2 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे जो सीएसआईआर की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं सोलरली, और जो गेट की कर रहे हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो आई विल ट्राई मैं 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवा दूँ जूलॉजी बॉटनी के। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।